नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। बाद हाईकोर्ट की आगामी परीक्षा जो कि बहुत नज़दीक आ गई है, उसके लिए हम लगातार वीडियोस आपको दे रहे हैं अलग अलग सेक्टर के, और सिलेबस के विभिन्न सेगमेंट्स को हम कवर कर रहे हैं। यहाँ पर क्विज के वीडियोस आपको दिए जा रहे हैं। अगर आप लाइव इन प्रश्नों का अभ्यास करना चाहते हैं, बल्कि ये तो कुछ कम मात्रा में प्रश्न है, ढेर सारे प्रश्नों का आप अभ्यास करना चाहते हैं, तो आप हमारे क्विज वाले ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो अब आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में एक जगह है जो कि है नेपानगर। ठीक है, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि नेपानगर जो है वो मध्य प्रदेश में है। कभी कभी उल्टा भी पूछ लिया जाता है, तो हर तथ्य महत्वपूर्ण है। नेपानगर जो मध्य प्रदेश का स्थान है वो किस लिए फेमस है? वहाँ पर वस्त्र उद्योग काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, या फिर अखबारी कागज़ वहाँ पर बनता है, जो न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं उसका जो कागज़ है वो वहीं पर बनता है, या फिर वनस्पति तेल का निर्माण होता है, या चूड़ियाँ बनती हैं। अब बताइए, देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? न्यूज़पेपर का जो न्यूज़पेपर के लिए जो मटेरियल होता है वो वहाँ तैयार होता है, तो अखबारी कागज। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। भारत में नई रेल कोच फैक्ट्री, भारत में नई रेल कोच फैक्ट्री ये कहाँ पे है? वाराणसी में है, चित्तरंजन में है, पेरम्बूर में है, या फिर कपूरथला में है? करेक्ट आंसर क्या होगा? कपूरथला। और इसका जो डी वाला ऑप्शन है उसको हम चुनते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर के प्रश्न को देखें। व्हेन वाज द नेशनल फ्लड कमीशन एस्टैब्लिश्ड? ये जो नेशनल फ्लड कमीशन यानी राष्ट्रीय बाढ़ आयोग है, इसकी स्थापना कब की गई थी? बाढ़ की समस्या अपने देश में आम है, तो नदियां हैं तो बाढ़ आएगी, तो इसके लिए कमीशन गठित किया गया था। 1954 में किया गया था, 67 में, 71 में, या फिर 76 में? देखकर बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका डी हो जाएगा। 1976 में इसे स्टैब्लिश किया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भूकंप की तीव्रता का जो मर्केली पैमाना होता है, रिक्टर स्केल होता है, मर्केली स्केल होता है, तो मर्केली पैमाना जो होता है उस पर कितनी डिजिट होती हैं, कितने अंक होते हैं? 1 से लेकर 8 तक अंक होते हैं, या फिर 1 से 12 तक होते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं, या फिर 1 से 15 या 5 से 20? इसको तुरंत बताइए। फोर्थ क्वेश्चन, करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 से 12 तक के इस पे जो पैमाने हैं वो लिखे रहते हैं और भूकंप की तीव्रता को ये नापता है, तो करेक्ट आंसर इसमें से कौन सा होगा? इसका बी वाला हो जाएगा, 1 से 12। इसके बाद 5वें को देखें। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आंकड़ा केंद्र, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आंकड़ा केंद्र यानी नेशनल सिस्मोलॉजिकल डाटा सेंटर, इसकी लोकेशन आपको बतानी है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में है, अहमदाबाद में है, शिमला में है, या फिर पटना में है, बिहार में? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका न्यू दिल्ली हो जाएगा, नई दिल्ली में ये है। प्रश्न संख्या 6 को देखिए। राज्य के किस भारत के किस राज्य में इडुक्की जल विद्युत परियोजना? देखिए ये जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं ना, किस नदी पर बनी है, कौन सा जलाशय इनसे संबद्ध है, किस राज्य में ये है, ये सब जरूर देख लीजिएगा। इनसे प्रश्न बनते हैं, हर परीक्षा में बनते हैं। तो इडुक्की जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? केरला में है, हिमाचल में है, अरुणाचल में है, या फिर कर्नाटका में है? करेक्ट आंसर केरला में है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 7 में पूछ लिया गया कि हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल इन इंडिया? जो नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री होता है, प्रकाश जावड़ेकर, नरेंद्र तोमर, राजनाथ सिंह? इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है, और इस हिसाब से आप देखेंगे, देखिए इसमें पद का नाम ना देकर व्यक्ति का नाम दिया है, तो इसमें आपको पकड़ना होगा कि कौन से पद पर आसीन व्यक्ति इसका अध्यक्ष हो सकता है। तो प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। और बताइएगा उपाध्यक्ष इस समय कौन है? ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा कि राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद इसका उपाध्यक्ष कौन होता है, मतलब इस समय तत्काल में कौन है। इसके बाद प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए। भाखड़ा नांगल बांध जो है ये सतलुज नदी पर बना हुआ है। सरदार सरोवर परियोजना ये नर्मदा पर बनी हुई है। नागार्जुन सागर परियोजना गोदावरी पर बनी है, और हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर बना हुआ है। अब इसमें आपको देखकर बताना है। तो ये जो 8th क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका सी हो जाएगा। नागार्जुन सागर और गोदावरी वाला जो विकल्प दिया है ना, ये मैच किया है और ये गलत है। अब ये भी आपको बताना है कि नागार्जुन सागर परियोजना कौन सी नदी पर बनी हुई है? गोदावरी पर नहीं है तो फिर किस पर? यहाँ जो मैच किया है ना, इसे आप देख रहे हैं। इसके बाद 9वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
माता टीला बांध बेतवा पर बना हुआ है, ऐसा दिया है। गांधी सागर जो है वो चंबल पर बना है, और काकरापार बांध ये जो डैम निर्माण किया गया है ये कृष्णा नदी पर बना है, जबकि हीराकुंड महानदी पर बना हुआ है। बताइए इसमें से गलत कौन सा है? तो गलत इसका काकरापार और कृष्णा वाला जो इसमें मैच कर रखा है ना, वो वाला गलत है। और काकरापार बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये ताप्ती पर बना हुआ है, ठीक है। ये कृष्णा पर नहीं बना है, ताप्ती पर बना है। इसके बाद प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। पूछा गया कि पौधे की सामान्य वृद्धि में किस तत्व की आवश्यकता नहीं पड़ती है? जिसकी पड़ती है वो नहीं चुनना है, जिसकी नहीं पड़ती है वो आपको चुनना है। तो आयरन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सामान्य वृद्धि की बात हो रही है। या फिर मैग्नीशियम नहीं चाहिए होता है, या फिर लेड नहीं चाहिए होता है, या फिर कैल्शियम नहीं चाहिए होता है। इसमें सिंबल दिया है तो आप पीरियोडिक टेबल के बारे में इतना जानते होंगे। देखिए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? लेड की आवश्यकता नहीं होती है। लेड भला पौधों को क्यों चाहिए होने लगा? इसके बाद 11वें क्वेश्चन को देखिए। फसलों पर आक्रमण करने वाले कीट की प्रायः कौन सी अवस्था सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होती है? बताइए। इसका जो अंडा है वो नुकसानदेह होता है, या जो प्यूपा होता है वो नुकसानदेह होता है, या कैटरपिलर ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, या फिर जो इमेगो फेज इसकी होती है वो नुकसान पहुंचाती है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 11, करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो सी वाला पार्ट है उसको हम चुनेंगे, कैटरपिलर। ये जो अवस्था होती है ना कीटों की, वो बहुत भुक्खड़ होती है। ये इनकी ग्रोथ का टाइम होता है तो ये बहुत तेज खाते हैं। जैसे कि तितलियाँ जब इस अवस्था में होती हैं तो वो सिर्फ बेहिसाब पत्तियाँ खाती हैं। जिस वृक्ष पे उनकी वो रहती हैं वहाँ पे पत्तियों को खाकर साफ कर देती हैं, और उसके बाद अपना जो कोकून है उसको बंद कर लेती हैं और अंदर ही डेवलप होती हैं। तो ऐसे ही जो कीट पतंगे होते हैं उनके साथ भी होता है। कैटरपिलर जो इनका स्टेज होता है वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो जब ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 12 को देखिए। कहा जा रहा है कि पौधों में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में से क्या होता है? अमीनो अम्लों का वहन होता है, मतलब अमीनो अम्ल जो है वो ले जाए जाते हैं, या फिर खाद्य पदार्थ का वहन होता है, या जल का संवहन होता है, या ऑक्सीजन का प्रवाह किया जाता है? क्या होता है इससे? और 12th क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। जल का संवहन होता है। जाइलम जो है ये क्या होते हैं? जल संवहन उत्तक होते हैं, और फ्लोएम जो है वो पोषक पदार्थों का संवहन करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, पपीते के पीले रंग का कारण क्या है? पपीता आप देखते हैं ना, पका पपीता पीले रंग का होता है, अंदर से काले रंग की बीज होती है, ऊपर का आवरण हरा या छिलका पीला भी हो जाता है, और जो गूदा है वो पीला होता है। तो वो पीला रंग किस वजह से होता है? लाइकोपिन की वजह से होता है, या फिर कैरिका जेंथिन की वजह से होता है, या कैरोटीन, या फिर पैपेन असल में? बताइए। तो ये जो 13वां प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर होगा बी वाला, कैरिका जेंथिन की वजह से होता है। इसमें आपको पता होना चाहिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 14, पौधों में फ्लोएम का क्या काम है? अभी पीछे हमने जाइलम को देखा है, यहाँ पर फ्लोएम जो उत्तक होता है उसका आपको बताना है क्या काम होता है। ये जल का संवहन करता है, आहार का यानी फूड सप्लाई का काम करता है, ऑक्सीजन का संवहन करता है, या एमिनो अम्लों का ये वाहन करता है? बताइए। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बी हो जाएगा। ये आहार का वहन करता है। जाइलम क्या करता है? वो जल संवहन करता है, और फ्लोएम जो है वो आहार को सप्लाई करता है, यानी फूड सप्लाई का काम करता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 15, पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग अ प्लांट हार्मोन? इसमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है, यानी पौधे का हार्मोन है? तो एस्ट्रोजन जो है ये पौधे का हार्मोन है, थायरॉक्सिन पौधे का हार्मोन है, साइटोकाइनिन है, या फिर इंसुलिन है? आप देखकर बताइए। सिंपल इसमें ऑप्शन दिए हैं, पकड़ना आसान है। करेक्ट आंसर क्या होगा? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एकमात्र इसमें पादप हार्मोन है, बाकी जितने हैं वो सब क्या है? मनुष्य के अंदर पाए जाने वाले हार्मोन, मतलब जीवधारियों में। इसके बाद प्रश्न संख्या 16, असम में 1857 का जो विद्रोह था, अब जानते हैं आप कि 1857 की क्रांति ये बड़े इलाके में फैली थी और अंग्रेज़ों ने इसे बड़ी मुश्किल से दबाया, और अगर ये सफल हो गई होती तो ब्रिटिश साम्राज्य के पैर 1857-58 में ही उखड़ गए होते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो कुल मिलाकर असम में इसका नेतृत्व किसने किया था? मनीराम दत्त ने किया था, जयदयाल ने किया था, रंगो बापूजी ने किया था, या शहजादा फिरोज शाह इसके नेतृत्व को कर रहा था? देखकर बताइए। तो करेक्ट आंसर इसका ए होगा, मनीराम दत्त के द्वारा इनको किया गया था, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये दीवान थे। और प्रश्न संख्या 17 को देखिए। 1857 में फैजाबाद के विद्रोह के नेता थे, इनका नाम था मौलवी अहमदुल्ला। ये मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे? ये तमिलनाडु के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, असम के रहने वाले थे, या फिर पंजाब के रहने वाले थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो तमिलनाडु होना चाहिए, ठीक है। ये जो अहमदुल्ला थे ये मूल रूप से तमिलनाडु के रहने वाले थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों इस 17वें प्रश्न में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है इसका, ठीक है। बी वाला ऑप्शन जो है उत्तर प्रदेश, ये हरदोई जिले के रहने वाले थे। मूल रूप से इनका परिवार हरदोई का था, बाद में ये फैजाबाद चले जाते हैं। तो ठीक है, इसका उत्तर प्रदेश वाला ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक, आगे चलते हैं।
प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। 18वें क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि खान बहादुर खान इन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था। 1857 में अलग अलग क्षेत्रों से भिन्न भिन्न व्यक्तियों ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इसमें से खान बहादुर खान का जो क्षेत्र था वो कौन सा था। ये बरेली से सक्रिय थे, मतलब आर्मी लेकर अपना जो विद्रोह है वो कर रहे थे, या फिर फैजाबाद से या कानपुर से, या फिर इसमें आप देखें झांसी का भी विकल्प दिया है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ए हो जाएगा, ये बरेली से सक्रिय थे। इसके बाद 19वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 1857 का जो विद्रोह था उस समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन था। पार्लियामेंट्री रूल चलता था, क्राउन का रूल तो था ही लेकिन पार्लियामेंट थी, तो उसमें प्रधानमंत्री कौन था। ये विस्काउंटन पाल्मस्टन थे, या फिर डिजराइली थे, वुडरो विल्सन थे, कौन इसमें प्राइम मिनिस्टर था आप बताएं, या फिर क्लीमेंट एटली थे। ये 4 ऑप्शन मतलब 4 नाम दिए हुए हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा, ये विस्काउंट, यहाँ आप देख रहे हैं ये 1857 के विद्रोह का समय बताया जा रहा है, मतलब उस समय कौन था, तो विस्काउंट पाल्मस्टन। इसके बाद अगले वाले प्रश्न को देखते हैं। 1857 के विद्रोह के कारणों पर लिखी गई एक किताब है जिसका नाम है असबाब बगावत हिंद। ये किताब का नाम है, लेखक का नाम आपको बताना है। ये अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई है, मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको लिखा है, सर सैयद अहमद खान ने लिखा है, या फिर अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, उन्होंने लिखा है। बताइए इसमें से कौन सा होगा, मतलब किस व्यक्ति के द्वारा ये असबाब बगावत हिंद किताब को लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 20, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, सी हो जाएगा, ये सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखी गई। इसके बाद प्रश्न संख्या 21, असबाब का मतलब होता है सामान, साजो सामान, और बगावत हिंद यानी हिंद में बगावत, तो हिंद में जो बगावत हुई थी उसका साजो सामान यानी उसके साधन क्या थे, असल में बात ये। इसके बाद 21वां क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। पहले तो प्रश्न देखिए, 1933 में किस व्यक्ति ने कहा था कि एक राजनीतिक नेता के रूप में महात्मा गांधी जी असफल हो गए। अब ये जो समय था मतलब 1930 के आसपास सविनय अवज्ञा की शुरुआत होती है, और उसके बाद होता है गांधी इरविन समझौता, और सविनय अवज्ञा वहीं पर फेल कर जाता है, मतलब उसको रोक दिया जाता है, शर्त भी यही थी। और गांधी जी चले जाते हैं गोलमेज सम्मेलन, लेकिन वहाँ पर भी इनके हाथ कुछ नहीं लगता, ब्रिटेन से ये खाली हाथ लौट के आते हैं। तो उसके बाद ये व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करते हैं, लेकिन तब उस समय ये बात उठती है कि राजनीतिक नेता के रूप में गांधी जी असफल हो गए हैं। जैसी सफलता इनको शुरुआत में चंपारण और खेड़ा इत्यादि के समय मिली थी वैसी अब नहीं रह गई। असहयोग के समय से ही असहयोग आंदोलन को इन्होंने ड्रॉप कर दिया 1922 में, वहीं से इनकी लोकप्रियता में कमी आ गई थी। तो ये कथन किसका था, सुभाष चंद्र बोस का था, या गोपाल कृष्ण गोखले का था, या फिर जवाहरलाल नेहरू, या फिर राजेंद्र प्रसाद, बताएं। ये सुभाष चंद्र बोस का कथन था। यहाँ पर गांधी जी के साथ इनके मतभेद प्रकट हो गए थे और बाद में चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। आप जानते हैं कि त्रिपुरी और हरिपुरा वाला जो अधिवेशन था वहां से गांधी जी की अनिच्छा रहती, मतलब गांधी जी नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस में शीर्ष पद पे जाएं, और सुभाष चंद्र बोस अपनी लोकप्रियता के बूते वहां तक पहुंच जाते हैं। तो वहां से फिर मतभेद गहरा होता है, तो ये अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक अपना गठित करते हैं और आगे अपना रास्ता तय करते हैं। इसके बाद 22वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। नमक आंदोलन के दौरान त्रिचिरनापल्ली जो है वहां से वेदारण्यम तक की यात्रा ये किसने की थी, तो गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, और उसी की तर्ज पे बहुत सारे सत्याग्रही जो है वही काम करते हैं। जहां समुद्र का तट उन्हें मिला वहां सांकेतिक तौर पे उन्होंने नमक कानून को भंग किया था। तो ये काम किसने किया था, ये क्वेश्चन असल में यूपीएससी में 2015 में पूछा गया था, ठीक है, प्रीलिम्स में वहाँ से उठाया गया, लेकिन अब ये जो अन्य फैक्चुअल एग्जामिनेशन है वहाँ पे भी आने लगा है। फिलहाल इसमें आपको पता होना चाहिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, विनोबा भावे, या फिर महात्मा गांधी ने खुद किया था, या सरोजनी नायडू के द्वारा किया गया था, देखकर बताइएगा। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें सी राजगोपालाचारी, जिन्हें कि राजा जी भी कहा जाता था, उनके द्वारा ये काम किया गया था। इसके बाद 23वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि सरोजनी नायडू जो है उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत किसको कहा था। किसको कहा था, मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था, या मोहम्मद इकबाल को कहा था, या तेज बहादुर सप्रू, या बाल गंगाधर तिलक, किसके लिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया था, हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत। क्वेश्चन नंबर 23, और इसका जो राइट आंसर है वो होगा मोहम्मद अली जिन्ना। अब ये देख के आपको आश्चर्य महसूस हो रहा होगा, तो मोहम्मद अली जिन्ना एक पढ़े लिखे आदमी थे, मतलब समझदार थे, और पेशे से वकील भी थे। तो शुरुआत में वो ये मानते थे कि धर्म को राजनीति से अलग ही रखना चाहिए, नहीं तो विषैला हो जाएगा, मतलब राजनीति जो है वो विषैली हो जाएगी। तो ये जो धर्म और संप्रदाय हैं ये भिन्न ही रहे तो बेहतर है, भिन्न मतलब राजनीति से अलग रहे। लेकिन बाद में जब आज़ादी मिलने का समय नज़दीक आता है तो मोहम्मद अली जिन्ना को ये लगता है कि मेरी महत्वाकांक्षा तो धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि जो टॉप लेवल के नेता हैं कांग्रेस में वही सत्ता में शीर्ष पद पे जाएंगे, यानी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनेंगे। तो मुझे तो नीचे वाला या तो पद मिलेगा या फिर हम कार्यकर्ता की हैसियत से रह जाएंगे। तो इससे मेरी एम्बिशन कहाँ पूरी हो रही है। तो अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए उन्होंने अलग देश ही बना दिया, है ना।
तो अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो बाद में पहले शुरुआत में ये हिंदू मुस्लिम एकता के अग्रदूत ही थे। जब खिलाफत आंदोलन में गांधी जी पार्टिसिपेट कर रहे थे तो ये मना करते हैं, विरोध करते हैं कि भाई ऐसा मत करिए, आप राजनीति में धर्म को मत घुसाइए, क्योंकि खिलाफत आंदोलन ये धार्मिक आंदोलन है, मतलब इस्लामिक आंदोलन है। तो इसको आप जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उससे टच मत कराइए, नहीं तो फिर परिणाम इसका गंभीर होगा। और बाद में उसी की दिशा में काम करते हैं। तो इसके बाद आप 24वें क्वेश्चन को देखिएगा। दिल्ली और पांडिचेरी राज्यों की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है? ये जो दोनों लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, दिल्ली और पांडिचेरी वाली यानी पुडुचेरी वाली, इनको कब शामिल किया गया था? कौन से अमेंडमेंट के द्वारा इन्हें शामिल किया गया है, जरा बताइए। 24वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है और ये 70वां संशोधन था। ठीक है, संविधान में 70वें नंबर का संशोधन किया जाता है और इन दोनों को शामिल किया जाता है। इसके बाद 25वां और अंतिम प्रश्न हम देखेंगे, जिसमें पूछा जा रहा है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का प्रावधान है। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों में से आपको ये पता होना चाहिए कि कौन वाला आर्टिकल एग्जैक्टली राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बताइए इसमें से कौन सा है? आर्टिकल 55 है, 58 है, 59 है या फिर 63 है? तो ये आर्टिकल नंबर 55 है जिसमें कि ये प्रावधान किया गया है। और यहाँ तक हमने ये प्रश्नों की श्रृंखला को समाप्त किया है। ऐसे ही ढेर सारे प्रश्नों का आप अभ्यास कर सकते हैं, हमारे क्विज वाले ग्रुप से जुड़ जाइए। ठीक है, यहाँ पे ढेर सारे प्रश्न आपको परीक्षा पर्यंत मिलेंगे, आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।